हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज। ठीक है ना। हम आपको 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा देंगे और रिवीजन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है ना, उनको अच्छे से एकदम आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक ना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले। ठीक ना। तो जैसा आपका रिस्पांस रहेगा फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक ना। देखिए आपके पास पहला जो टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक ना। क्वांटाइजेशन चार्ज ये कहता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक ना। चार्ज क्या? चार्ज जो मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है। जैसे कि कोई भी मटेरियल है उसमें मास होता है, ठीक उसी तरह से उसमें चार्ज भी पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे आप पढ़े होंगे एटॉमिक लेवल पे जाके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक ना, इस सब की बातें की जा रही है। ठीक ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताने की कोशिश हो रहा है कि चार्ज जो हमारा है क्वांटाइज्ड है, हमेशा पैकेट के रूप में मिलेगा चार्ज, निर्धारित मात्रा में मिलेगा चार्ज। जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीजर के रूप में होगा। ठीक ना। इसी को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर एन ई। Q है टोटल चार्ज, एन है नंबर ऑफ चार्ज करियर बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो कि इंटीजर होगा, और ई है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप। Q बराबर एन ई। अगला वाला हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट होती है चार्ज फ्लो की रेट, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। अब चार्ज फ्लोन को आप Q बराबर एन ई भी लिख सकते हैं, किसी किसी न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। तो I बराबर Q/T और Q की जगह हमने एन ई रख दिया। अब चार्ज का यूनिट होता है कूलम होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट बन जाएगा कूलम पर सेकंड, और इसको हम लोग बोलेंगे एम्पियर। यानी 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। एग्जाम में आपसे 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। समझ रहे बात को ना? 1 एम्पियर क्या होता है? अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होने में 1 सेकंड का समय लगे तो उस कंडक्टिंग वायर में बहने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी 1 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। बिना डिफरेंस के पोटेंशियल डिफरेंस की इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहती है। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए करंट की बहने के लिए। ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक चार्ज को। देखिए एक चार्ज को यहां से उठा के यहां तक ले जाने में वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कितना आप वर्क डन किए? यहां से उठा लीजिए और यहां से यहां तक ले जाइए तो वर्क डन कितना वर्क डन किए अपान कितना बड़ा चार्ज आप उठा के ले गए जो इसका रेशियो है उसका नाम हमने रख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से हमारे पास आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आपको एक चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी पे ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा बटे कितना चार्ज, इसका जो रेशियो है उसका नाम हम लोग रख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको सिंबल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्क डन का सिंबल W यूज किया है, चार्ज का सिंबल Q यूज किया है, यानी W/Q। यानी वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट कूलम है, जूल बटे कूलम हो जाएगा, जिसको हम लोग वोल्ट बोलेंगे, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा। 1 जूल बटे कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। ध्यान देखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज। अब हम लोग चार्ज भी पढ़े हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर एन लिख सकते हैं। तो देखिए Q बराबर एन लिखते हैं, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल ऐसा कर दे यहां पर, है ना। अब देखिए यहां से Q बराबर का लिखना चाहे तो IT लिख सकते हैं, है ना। Q बराबर IT ध्यान दीजिए वर्क डन अपॉन IT। रीअरेंजमेंट कर रहे हैं चीजों को, जैसे न्यूमेरिकल में इधर से उधर कर सकता है। ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। अब आगे आइए बात करते हैं कुछ यूनिट का जो कॉमनली यूज हो रहा है। सपोज मिली एम्पियर कहीं आ रहा है, ऐसे लिख रहा है मिली एम्पियर, दैट मींस 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर है। नैनो एम्पियर 10 के पावर माइनस 9 एम्पियर है। पीको एम्पियर 10 के पावर माइनस 12 एम्पियर। इस तरह से बात करेंगे। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा आ रहा है, दैट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ। इसमें क्या बोला गया? एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशन मस्ट बी कांस्टेंट तो वी कंसीडर द इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। अब देखिए करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज 1/r। ठीक है ना। तो आपके पास आ गया, अगर इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो V बराबर IR लिख सकते हैं, या अगर R लिखना चाहे तो V/I। अब देखिए V क्या? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो यूनिट हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, और एम्पियर इसका यूनिट हो जाएगा, अरे करंट है इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर, यानी वोल्ट बटे एम्पियर, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट
बटा एम्पीयर, इसको हम लोग बोलेंगे ओम। क्या बोलेंगे? ओम। और इस तरह से सिंबल से यूज करेंगे ओम, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखिए V बराबर IR, इधर वोल्टेज प्लॉट कर दिया, इधर करंट प्लॉट करते हैं, इनके बीच में ग्राफ बनाए तो हमारा जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वोल्टेज बनेगा। देखिए V बराबर IR, आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, Y बराबर mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द वोल्टेज। इसका इक्वेशन होता है, कंपेयर करेंगे जो स्लोप होगा यानी tan थीटा जो होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। यानी वोल्टेज वर्सेस करंट का अगर ग्राफ दिया है तो इसका जो स्लोप होगा ना वो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यहाँ से रेजिस्टेंस का वो आप डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे बोल सकते हैं जो रेजिस्टेंस है बेसिकली इट अपोज द करंट, है ना, करंट की अपोज करता है ना, जो प्रॉपर्टी होती है तार के पास टू अपोज द करंट, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। एंड मैथमेटिकली बोले द न्यूमेरिकली डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। तो वी आर राइटिंग द न्यू टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसकी बातों पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आइए, कोई भी तार है, कंडक्टिंग वायर है, तो उसका लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दैट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। अगर आपका एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ज्यादा मतलब तार मोटा है, तार अगर मोटा तो उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया अगर सर्कुलर सेक्शन तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, है नहीं है। अगर एरिया ज्यादा है रेजिस्टेंस कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L बाय A, या R बराबर हो L बटा A। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि रो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? रो R बराबर हो L बटा A। तो अगर यहां से रो लिखना चाहते हैं तो गुणा करिए RA बटा L, तो देखिए रो बराबर आ जाएगा RA बटा L। क्या आ जाएगा? RA बटा L। R हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, E हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या लेंथ ऑफ द वायर। जैसे इतना बड़ा ऐसे वायर है, इसका मतलब कुछ मोटाई है ऐसे, तो इसका कितना लेंथ हो गया, इसका कितना एरिया है, यानी किस मटेरियल का बना, कॉपर सिल्वर गोल्ड किसका है ये तार, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, दैट इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रो क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका अगर यूनिट आप देखिए, इसका यूनिट भी पढ़े थे, रेजिस्टेंस का ओम है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। 1 मीटर कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? ओम इनटू मीटर। कितना आ जाएगा? ओम इनटू मीटर। तो देखिए इसका SI यूनिट हो जाएगा ओम इनटू मीटर। अब हमारा टेंपरेचर का अगर डिपेंडेंसी देखेंगे, अगर हमारे पास कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर, तो अगर आप टेंपरेचर बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। फॉर द कंडक्टर टेंपरेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है, ठीक है ना। हम अभी सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसमें ही उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, अभी जो रेजिस्टर हमारे पास आ गया है, इसको हम जोड़ेंगे अब सर्किट में। तो जोड़ने का हमारे पास बेसिकली इस लेवल पे दो तरीका है। हम लोग सीरीज कनेक्शन में जोड़ रहे हैं और पैरेलल कनेक्शन में जोड़ रहे हैं। सीरीज कनेक्शन को एंड टू एंड कनेक्शन भी कहते हैं। एक तार खत्म हुआ तो अगला तार जोड़ दीजिए, अगला तार खत्म हुआ तो अगला तार जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ते रहिए। तो ऐसे कनेक्शन का नाम है हमारे पास सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में सब एक रजिस्टर में करंट बराबर होता है, ठीक है ना। और जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3 + R4 एंड सो ऑन, ऐसे जोड़ते जाइए, ठीक है। अगला जो कनेक्शन हमारे पास दैट इज द पैरेलल कनेक्शन। अगर दो फिक्स पॉइंट के बीच में कनेक्शन कर रहे हैं, दो फिक्स पॉइंट के बीच में एक तार लगा दिए, दो तार, तीन, चार ऐसे लगा रहे हैं दो फिक्स पॉइंट के बीच में, ऐसे कनेक्शन का नाम है पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज क्या होता है? हर एक रजिस्टर के क्रॉस बराबर होता है, ठीक है। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला देखना चाहेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन, इस तरह से। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रजिस्टर हैं पैरेलल कनेक्शन में, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखने का हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 / R1 + R2। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे दो रजिस्टर है, एक हमारे पास मान लीजिए 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, पॉइंट A और B के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? दोनों को गुणा कर लीजिए, 6 × 18, दोनों जोड़ दीजिए 9, 18/9 यानी 2 ओम आ जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 2। ऊपर गुणा करना, नीचे जोड़ के डिवाइड कर देना। सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए वैलिड है, ठीक है। 3 के लिए मत लगा दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। 3 के लिए ऐसा करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब आइए थोड़ा बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का, ठीक है। बेसिक से हम अगर बात करें तो पावर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। किस रफ्तार से आप वर्क कर रहे हैं, दैट इज द पावर, है ना। जब पावर आगे वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन का जो यूनिट होता है जूल होता है, और जो टाइम का यूनिट होता है सेकंड होता है, यानी जूल पर सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट। पावर का यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाट बोलेंगे, वाट बोलेंगे। यानी 1 वाट बराबर लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, ठीक है। अब इधर आइए, देखिए वर्क डन है तो वर्क डन इलेक्ट्रिकल में कहां से लिंक है? यहां से देखिए, इधर लिखा गया। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? तिरछा गुणा कर दीजिए, वोल्टेज गुणे
चार्ज, चार्ज गुणे वोल्टेज बराबर वर्क डन आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, वर्क डन की जगह चार्ज गुणे वोल्टेज लिख दिया अपॉन टाइम। अब देखिए चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, फिर आइए चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, देखिए चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है, पावर क्या आ गया, पावर हो गया करंट गुणे वोल्टेज, पावर हो गया करंट गुणे वोल्टेज। पूरा इलेक्ट्रिकल में बस एक फार्मूला याद रखिए, पावर का क्या होता है, करंट गुणे वोल्टेज, है ना। करंट और वोल्टेज को गुणा कर दीजिए, पावर मिल जाएगा हमेशा हमेशा, ठीक है। अब देखिए वी आई, यही याद रखिए, पावर क्या है, करंट और वोल्टेज का गुणा, सिंपल है ना। अब यूजिंग द ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ में पढ़े थे, V बराबर IR लिख सकते हैं, V बराबर IR। तो V की जगह अगर IR लिख देंगे तो हो जाएगा I स्क्वायर R, और अगर आप चाहें तो I की जगह भी लिख सकते हैं, I बराबर अगर लिखना चाहें यहाँ से हो जाएगा V अपॉन R, है ना। तो I की जगह V अपॉन R रख देते हैं, फार्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बटे R। यानी पावर हमारे पास तीन फार्मूला आ गया, एक तो VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बटे R। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला, और इसका यूनिट क्या होगा, वाट या जूल पर सेकंड, है ना। अब इलेक्ट्रिकल हीट का बात करते हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी डिवाइसेस है ना जो हीटिंग प्रिंसिपल पे, जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर की बात करिए, है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस की बात करिए, है ना। ये सब क्या कर रहे हैं बेसिकली, 100 वाट वाला बल्ब की बात करिए, वो लाइट कम देता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। हीटर की बात करिए, वो हीट जनरेट कर रहा है, नहीं। तो जो हमारा वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का वर्क डन जो है ना, यहाँ देखिए वर्क डन, ई का हो जा रहा है, पूरा का पूरा वर्क डन हुआ, हीट बन जा रहा है, हीट बन जा रहा है, हीट। तो ये हीट लिख दी, एच लिख दी बस। पावर इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, तिरछा गुणा करिए तो हीट आ गया पावर गुणे टाइम, हीट आ गया पावर गुणे टाइम। अब पावर के तीन फार्मूला पढ़े थे, वी आई, इसमें टी का गुणा करना, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बटे आर इनटू टी। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल हीट का फार्मूला बन जा रहा है, हीट का वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बटे आर इनटू टी। इस तरह से आप बात कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए घरों में हमारे पास मीटर लगा होता है, बिजली का रीडिंग आता है, ठीक है। तो उसका जो मेजरमेंट करते हैं ना, किलोवाट आवर में करते हैं, किसमें, किलोवाट आवर में। ये क्या होता है, एक यूनिट को हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर, एक यूनिट को क्या कहते हैं, एक किलोवाट आवर। एक को एक रख दीजिए, जैसे किलो माने होता है 1000, और वाट का भी पढ़े, वाट क्या, जूल पर सेकंड। देखिए वाट की जगह लिखिए जूल पर सेकंड, जूल है बटे सेकंड है। और आपके पास देखिए एक घंटा है, आर वाला घंटा, एक घंटा 3600 सेकंड। देखिए सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 36 के बाद 5 जीरो बढ़ेगा, 3.6 लगा के 10 की पावर 6 लिख सकते हैं ना जूल। यानी एक यूनिट में 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल होता है, और 10 की पावर 6 को मेगा कहते हैं, क्या कहते हैं, मेगा। यानी एक यूनिट में आप लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल, ठीक है। इस तरह से आपके पास है, पूरा चैप्टर हो जा रहा है, ठीक है। 10-15 मिनट लगा होगा, ठीक है। इस तरह से हो सकेगा, हम लोग आगे कंटिन्यू भी करेंगे, पूरा चैप्टर इस तरह से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।